हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम एसएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अपीयर जरूर होंगे। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ 26 क्वेश्चन है जो आप करके इसे ज़रूर देखें एग्जाम से पहले। एक तो पहला क्वेश्चन, द सिल्क रूट वाज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एनी टू एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सिल्क रूट था जो चाइना से आपका यूरोप जाया करता था, इंडिया के नॉर्थ से होकर गुजरता था। ये एक इम्पॉर्टेंट रूट था एंशियंट इंडिया में, और जिसके थ्रू बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट जो थे, सिल्क क्लोथ थे या पोट्री था, और भी बहुत सारी चीज़ जो यूरोप से चाइना से यूरोप जाया करता था। सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि हम देखते हैं यहाँ पे कि इंडिया से बुद्धिज़्म जो स्प्रेड हुआ दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सिल्क रूट के थ्रू हुआ। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वगैरह इंडिया में आया या एशिया में फैला इवन थ्रू दी सिल्क रूट ओनली। तो सिल्क रूट प्ले इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली इन द स्प्रेड ऑफ कल्चर एंड ट्रेड इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ डिजीज हेल्प इन कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। तो आपको पता है कि अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलंबस। यूरोपियन ने अमेरिका को डिस्कवर किया। अमेरिका पहले नॉट नोन टू द वर्ल्ड। जब वो वहाँ गए तो अमेरिका में, सॉरी, यूरोप में ऑलरेडी आई मीन स्मॉल पॉक्स हो गया या आपका प्लेग हो गया, ये सारे फैला हुआ था। और वहाँ के लोग इस डिजीज़ के रेसिस्टेंस हो गए थे बहुत सालों बाद। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने ये सारे डिजीज वहाँ लेके गए अमेरिका में, और अमेरिका के लोग जो थे इन डिजीज से रेसिस्टेंट नहीं थे, तो उनके अंदर एक डिजीज फैल गया और वो मरना शुरू हो गए। और इससे इन लोग आसानी से वहाँ के अमेरिका अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सबको कैप्चर कर लिया इन्होंने। सो इस तरह से डिजीज हेल्प किया। नेक्स्ट सजेशन, टू मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या मेजर्स है? अब तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि माइनिंग वगैरह इन सब एरिया में, डेवलपमेंट एक्टिविटी इन सब एरिया में नहीं होना चाहिए। इससे फॉरेस्ट को हम बचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए भी फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। कंजर्व करना है तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट, उनका इनहेबिटेंट जरूरी है। इतना ही नहीं, माइनिंग वगैरह या दूसरे एक्टिविटी वहाँ पे नहीं करना चाहिए जिससे कि वाइल्ड लाइफ इफेक्ट हो। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। एक तो प्रोडेंशियल लेवल रीजन है और मोरल रीजन है। प्रोडेंशियल रीजन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कि अगर हम पावर को शेयर नहीं करते हैं तो कन्फ्लिक्ट होगा, टेंशन होगा, सिविल वार हो सकता है। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, पावर शेयर नहीं किया गया तो वहाँ पे सिविल वार चलता रहा बहुत सालों तक। लेकिन अगर हम पावर शेयर करते हैं तो ये प्रूडेंशियल रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन है। अगर और मोरल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग, अगर डेमोक्रेसी कहीं है तो पावर शेयरिंग तो होना ही चाहिए। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होता है। अगर डेमोक्रेसी में लोगों को राइट मिलता है, पावर शेयर किया जाता है, और इस तरह से डेमोक्रेसी अगर कहीं पे है तो देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है। सो और जो जब हम पावर शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लोग उस पावर को एंजॉय करते हैं उनको लगता है कि हम सरकार बनाने में, हम गवर्नमेंट चुनने में पार्टिसिपेट, हम लॉ बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस तरह से दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, आपको पता है पब्लिक सेक्टर मतलब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर होता है जहाँ पे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वहाँ पे फिक्स सैलरी होता है, वहाँ पे आपको वहाँ पे पेड लीव मिलता है, और भी बहुत सारे फैसिलिटी मिलते हैं जो कि एक अच्छा लाइफ जीने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में हो सकता, मैंने आपको पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर होते हैं जहाँ पे कि वो सारे फैसिलिटी मिलते हैं जो पब्लिक सेक्टर में मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पे कि एक्सप्लॉइटेशन होता है वर्कर्स को, वहाँ पे ज़्यादा काम कराया जाता है, कम पैसा दिया जाता है। कोई अगर लीव करते हो तो आपको सैलरी कट जाता है। तो इस तरह से कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा वो प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। ठीक है। सो डिस्क्राइब एनी थ्री कॉजेज दैट लेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसके तीन कॉजेज थे। एक तो खिलाफत मूवमेंट था, ठीक है। दूसरा जो था आपका रॉलेट एक्ट, और तीसरा जो था इसमें जलियांवाला बाग। ठीक है। सो ये तीन कारण थे जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था। डिस्क्राइब एनी थ्री कॉज ऑफ सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। आपको पता है 1927 जो था साइमन कमीशन इंडिया में ऑर्गेनाइज, आई मीन 28 में इंडिया में साइमन कमीशन आया था फरवरी में। और
दूसरी बात है कि साइमन कमीशन को हमने कहीं काम करने नहीं दिया, जहाँ भी गए वहाँ पे स्ट्राइक हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं थे, इसकी वजह से। उसके बाद 28 में इंडियन नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट जो था वो, और उसको ब्रिटिश ने रिजेक्ट कर दिया। एंड फाइनली लाहौर सेशन 1929 में, 1929 लाहौर सेशन में जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया था, और ये बोला था कि आज के बाद हम अगर लड़ेंगे तो इंडिया के कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। इसके बाद गांधी जी को लगा कि हमें कुछ टाइम देना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उन्होंने 11 डिमांड रखा। और वो 11 डिमांड अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानते हैं तो गांधी जी ने बोला कि हम बड़े मूवमेंट शुरू करेंगे। एंड यही कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें एक सॉल्ट का जो सॉल्ट पे जो टैक्सेस लगाए जाते थे उसको एबोलिश करना था। और गांधी जी को लगा कि जब ये 11 डिमांड वाइसरॉय को दिया गया तो उसने इस डिमांड को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तभी गांधी जी ने नॉन सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट शुरू किया था। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग आर कंसिडर एज ए बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंट्री का। मान लो कि हम डेली का सामान जो बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग से बनता है पहला तो। दूसरा इसमें है कि हम जो भी सामान बनते हैं उसे एक्सपोर्ट करते हैं, डेली यूज हो गया, एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरा जो है इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद इससे मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ये हमारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करता है। सो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से अगर और मैन्युफैक्चरिंग में मशीन्स वगैरह बनाए जाते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आता है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन जो है एनालाइज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं पहला तो। दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आपके लोगों के ओपिनियन को शेप करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं लॉज बनाते हैं, जो वो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट बनाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है। नेक्स्ट है हाउ इज क्रेडिट और लोन एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको पता है कि रूरल एरिया में लोग जो होते हैं सिर्फ यहाँ पे रूरल और अर्बन नहीं, कहीं भी लोन जो होता है एक तरह से हेल्प करता है वर्किंग कैपिटल खरीदने के लिए, हेल्प करता है प्रोडक्शन में। लोन जो होता है एक तरह से लोगों को, जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है सोइंग और हार्वेस्टिंग में 3 या 4 मंथ का गैप होता है, तो लोग क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। लोन लेके उन लोग आपका रॉ मटेरियल खरीदते हैं या फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर ये सब खरीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं। यूज़ करके अच्छा फसल होने के बाद उसको हार्वेस्ट करने के बाद जो पैसा आता है उसे लोन चुका देते हैं, और कुछ पैसा उनके पास बच जाता है जो कि उनका इनकम होता है। इवन शहरों में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जिनको बहुत बहुत बड़ा ये मिलता है, आपका ऑर्डर मिलता है, और लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता तो लोन लेके उस ऑर्डर को पूरा करते हैं, और बाद में जब इनकम उनके पास जो पैसा आता है बेचने के बाद उस पैसे से लोन चुका के वो अपना इनकम जनरेट करते हैं। सो इस तरह से लोन एसेंशियल है। हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि आज हम बहुत सालों से अर्थ या रिसोर्सेज को यूज करते आ रहे हैं, और जिसकी वजह से हर जगह पोल्यूशन है, पेड़ कट रहे हैं, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को खराब करके, दैट कैनॉट बी कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें डेवलपमेंट इस तरह से करना जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को भी उनको ध्यान में रखते हुए भी डेवलपमेंट करें, जिससे कि आने वाले जनरेशन सफ़र ना करे, और दूसरी बात है कि एनवायरनमेंट को खराब ना करे। तो अगर ये दो चीज़ को ध्यान में रख के डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम जो है आपको पता है कि यहाँ पे ब्रिटेन जो था बहुत ही डेवलप था पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुआ ब्रिटेन में। उसके बाद ब्रिटेन जो था धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने लगा। दूसरी बात है वहाँ पे पार्लियामेंट जो था वो मोनार्की को साइड लाइन करके सारे पावर अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद वो अपना इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्प्रेड करने लगते हैं बाकी आइलैंड में वहाँ पे, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, वॉल्स हो गया यहाँ पे। और उन्होंने फिर 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास करते हैं। उस एक्ट में उन्होंने स्कॉटलैंड को अपने अंडर ले लेते हैं, एंड फाइनली आयरलैंड बच जाता है। आयरलैंड में दो तरह के लोग होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। और कैथोलिक और ब्रिटेन के लोग जो होते हैं वो प्रोटेस्टेंट होते हैं, ब्रिटेन के लोग। तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते हैं, और प्रोटेस्टेंट वहाँ पे गवर्नमेंट में पावर में आते हैं, एंड फाइनली वो ब्रिटेन के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं, और इस तरह से यूनाइटेड आई मीन आयरलैंड ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ
ब्रिटेन, और इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। ठीक है, हाउ इज एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट। एनर्जी मतलब होता है कि पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या मिनरल्स हो गया, मिनरल में ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीज़ को एनर्जी बोलते हैं हम। एनर्जी बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। जिस कंट्री में जितना ज़्यादा एनर्जी है, ऑयल है, वो ज़्यादा डेवलप है। जिस कंट्री में जितना आई मीन इलेक्ट्रिसिटी है, वो ज़्यादा डेवलप है। क्यों? क्योंकि कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए, मिल चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। रेलवे रन करने के लिए अगेन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद उतना ही नहीं, एनर्जी जो होता है वो हेल्प करता है माइनिंग में भी। सो इस तरह से अगर एनर्जी है तो हम इंडस्ट्री चला सकते हैं, इवन ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डेवलप हो सकता है, एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो यूज एनर्जी। सो देर विल बी डेवलपमेंट इफ देर इज एनर्जी। नेक्स्ट है हाउ इज द कन्वेंशनल। कन्वेंशनल तो जो वो एनर्जी जो हम बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं। नॉन कन्वेंशनल जो होता है, जैसे कि यहाँ पे कोल हो गया, बहुत सालों से यूज करते हैं, पेट्रोल हमें, और नॉन कन्वेंशनल वाटर आई मीन सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ये सारी चीज़ें नॉन कन्वेंशनल जो हम रिसेंटली यूज़ करना चाहते हैं। इसमें पोल्यूशन कम होता है और ये बहुत ज़्यादा है, ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन ये ख़त्म हो सकता है और पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करता है। हाउ आर द इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिव होता है, और इतना ही नहीं बल्कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बेटर है, लोगों के प्रॉब्लम को समझता है, लोग पार्टिसिपेट होते हैं उसके अंदर, लोग अपने अपने बात को रख सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। दैट इज द रीजन वाई ये अच्छा होता है। हाउ डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस। अब मान लो कोई दो ग्रुप में कोई इशू को लेकर कन्फ्लिक्ट है और इस तरह से झगड़ा होने का चांसेस है, लेकिन अगर मान लो एक ग्रुप को लगता है कि हम इस और इन इश्यूज को ना दो अलग अलग पार्टी मान लो रेज कर रहा है कि मान लो कि यहाँ पे फैक्ट्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो मान लो एक पार्टी बोला फैक्ट्री बनना चाहिए, एक पार्टी बोला फैक्ट्री नहीं बनना चाहिए। तो हमें ऐसे, अगर आपको लगता है फैक्ट्री नहीं बनना चाहिए तो वो पार्टी को सपोर्ट करो, उसको उसको वोट दे के उसको पावर में लेके, और जब वो आएगा तो आपका तो इस तरह से दो कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप जो है वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन ये प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कनेक्टेडनेस। तो हम ग्लोबलाइजेशन में देखते हैं कि वर्ल्ड जो है एक विलेज बन गया है जहाँ पे कि किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और कैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट, हम कहीं भी बेच सकते हैं, लोग कैन गो एंड वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तीसरा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर का पैसा दूसरे कंट्री में लग रहा है, और टेक्नोलॉजी मूव कर रहा है। तो इन चारों चीज़ों के थ्रू हम देखते हैं कि इंटीग्रेट हो रहे हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं होता, ऐसा नहीं था कि इस तरह का मूवमेंट ऑफ पीपल गुड्स पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन आज जो है उसका स्केल बढ़ गया, हम ज़्यादा करने लगे हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी हमारे बेटर हो गया है, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, और इसकी वजह से हम दूसरे वर्ल्ड मार्केट से कनेक्टेड इजली हैं। सजेस्ट एनी 4 मेजर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, सो ये मैंने बताया आपको। सिल्क रूट जो है गुड, एक वाइब्रेंट मॉडर्न प्री मॉडर्न, ये भी बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है पहले शुरू में, वाई आर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है कि एक ही लेवल पे, ठीक है, अगर मान लो लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और जुडिशरी हो गया, अगर इनके बीच में पावर शेयर हो रहा है तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। ये पावर शेयर से, अगर पावर शेयर किया गया हो तो किसी एक के पास इतना पावर नहीं होगा कि बाकी लोगों को डिक्टेट कर सके। तो ये है एक तरह से डिक्टेटर बनने में, इट कम ऑन द वे ऑफ गवर्नमेंट बिकमिंग डिक्टेटरशिप। वाई हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, ये मैंने बताया आपको। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या कारण है ये बताया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। एक तो जलियांवाला बाग, ये मैंने बता दिया, ये दोनों क्वेश्चन। क्या फैक्टर लेड टू ग्लोबलाइजेशन, तो एक तो है कि गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है, दूसरी बात है कि आई मीन टेक्नोलॉजी पहले से बेटर हो गया है, स्पीड वगैरह से पहले से ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्ट जो था पहले बहुत स्लो था बट बहुत फास्ट हो गया है। अब ट्रांसपोर्ट है, बल्क गुड्स कैन और तो सबसे बड़ी बात है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास जो कंट्री ग्लोबलाइजेशन के पार्ट हैं उनके पास अच्छा चॉइस है, बहुत सारे ब्रांडेड आइटम उनके उनके कंट्री में मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन। फॉर्मल सेक्टर मतलब होता है जहाँ पे कि बैंक वगैरह हो गया, फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर मतलब होता है मनी लेंडर हो गया, फ्रेंड्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इनसे। तो ये इनका जो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और लेकिन ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, ये एक्सप्लॉइट करते हैं, मारपीट करते हैं। अगर अगर पैसा ना चुकाया जाए तो कभी कभी फोर्स करते हैं फार्मर को कि वो अपना ज़मीन बेच दें। सो बहुत सारी दिक्कत आती है यहाँ पे, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि ये कोलैटरल नहीं मांगते हैं, ये आपके फेस वैल्यू पे पैसा देते हैं।
सो अगर मान लो कहीं नहीं मिलता तो फार्मर आर फोर्स टू गो टू इन्फॉर्मेशन सेंटर। यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रॉब्लम है, नहीं में उन हम यहाँ से बैंक वगैरह से लोन नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए जो कि गरीब फार्मर के पास नहीं होता है। तो ये कुछ व्हाट आर द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, लीडर जो होते हैं अपने मर्जी से चुन के आते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वही लीडर बनते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी का चैलेंज है। दूसरी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी क्रिमिनल और मनी पावर यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, ये भी एक प्रॉब्लम है। करप्शन का एक प्रॉब्लम है। सो पॉलिटिकल पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मनी पावर, मसल पावर हो गया, इवन लैक ऑफ डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक रूल हो गया। सो ये कुछ चैलेंजेस है। हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन विद इन द, तो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाता है, पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन बनाता है, ये मैंने बताया आपको, डिस्कस किया फॉर्मल। सो हाउ इज इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये भी मैंने डेवलप कर लिया। और यूनाइटेड किंगडम। सो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इन क्वेश्चन को करके जाएंगे तो जरूर से करीब करीब 40% मार्क्स जो है आपको इसमें से ला सकते हैं। सो लास्ट मिनट आप इसको गो थ्रू करिए। सो थैंक यू।